हेलो गाइस। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके ऊपर आपको आगे थ्योरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सब कुछ पूछी जाने वाली है। टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। इसे हम दो चीज़ों में डिवाइड करने वाले हैं। या जब हम कुछ सीरीज पैरेलल कुछ सुन रहे थे, आज वो चीज़ें देखेंगे हम लोग और एक चीज़ का डेरिवेशन देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ में दूसरे का देखने वाले हैं। बट स्टार्ट करने के पहले थोड़ा क्विक रिविजन ले लेंगे हम लोग। पहले क्या, करंट का डेफिनेशन इज रेट ऑफ लोअर चार्जेस, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई मतलब करंट, एसआई यूनिट, एम्पियर्स छोटे यूनिट्स, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर्स, माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁶ एम्पियर्स। सब मेजर करने के लिए एमीटर कनेक्ट कैसे करते थे सीरीज में, आज देखेंगे मतलब क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लेस, नेग्लिजिबल या जीरो। सर चार्ज मतलब क्यू है हमारा। सर कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज हो गया। रियल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, बट हम लोग कन्वेंशनली क्या मानते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। सर एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होता है, यानी ऐसा यूनिट कूलम है, कितने कूलम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सर कितने इलेक्ट्रॉन में एक कूलम चार्ज, 6.25 × 10⁻18 कूलम है। टी मतलब टाइम, ऐसा यूनिट सर सेकेंड्स है उसका। ये फुद्दू सी बात थी सर। फिर इसके बाद में क्या देखे थे हम लोगों ने, सर्किट का डेफिनेशन, इट इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ करंट। फिर स्विच देखते हैं, स्विच क्या, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेक और ब्रेक द कंडक्टिंग लिंक। चलिए ठीक है। फिर सर एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, व्हेन 1 कूलम फ्लोज इन 1 सेकंड, ये हो जाता है उसका एसआई यूनिट है। 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड व्हेन 1 कूलम फ्लोज इन 1 सेकंड। चलिए ठीक है सर। फिर सर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या, सेल या बैटरी, उसके अंदर क्या केमिकल, केमिकल से क्या रिएक्शन, कैसा एक्सोथर्मिक, तो क्या एनर्जी रिलीज, कहाँ स्टोर्ड, टर्मिनल्स पे, काय में यूज्ड। कब यूज होना शुरू होती है, जब सर्किट क्लोज होता है। किस चीज में यूज होती है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, इसलिए क्या फ्लो होना शुरू हो जाता है, करंट। डेफिनेशन क्या पोटेंशियल डिफरेंस की, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी v इज इक्वल टू W/Q। v का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट्स है, उसे भी v से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। वर्क का जूल्स है। अब देखिए अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर, कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। अगेन रिलैक्स, अपन देखेंगे क्या होता है उसका मतलब सीरीज पैरेलल का आज ही। और सर इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई, चलो ठीक है, इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, ठीक है सर। फिर हम लोग देखते हैं वन ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है सर। फिर हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा था, किसने लाया था, जॉर्ज साइमन ओम ने लाया था। सर क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने पहले सर्किट सेटअप किया, एक ही सेल रखा, एम मीटर वोल्ट मीटर का मेजरमेंट लिया, नोट किया, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल बढ़ाते गया, दोनों का मेजरमेंट किया और ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट किया किसका, वी आई का। तो उसे क्या मिला, वो एक स्ट्रेट लाइन थी। कैसी, अगर स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करो तो कहाँ से पास हो रही थी, वो ओरिजिन से पास हो रही थी। स्ट्रेट लाइन का होने का मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी प्रोपोर्शनल टू आई है। और ओरिजिन से पास होने का मतलब ये हो गया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट भी नहीं होने वाला है, ठीक है सर। तो अब देखो स्टेटमेंट क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा ये अच्छे से याद होना चाहिए आपको। देखिए लास्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसी कारण से हम लोग क्या करते थे, स्विच अगर हमने नोट कर लिया फट से स्विच बंद कर देते, क्यों, वरना हमारा रजिस्टर गर्म हो गया, अपन पढ़ेंगे रजिस्टर गर्म होते वाला, वो गर्म हो गया तो अपना रीडिंग को चेंज करना शुरू कर देगा और ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। मैथमेटिकली v प्रोपोर्शनल टू आई, यानी v इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाया है, आर वह रेजिस्टेंस है। अगर मैथमेटिकली देखूँ तो आर इज इक्वल टू v अपॉन आई हो जाता है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कांस्टेंट है तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब अगर आर बढ़ा तो आई घटेगा या आर घटा तो आई बढ़ेगा। मतलब वो करंट को रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया वो, इट इज दैट कंपोनेंट यूज्ड टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो उसका डेफिनेशन हो गया। ऐसा यूनिट क्या है सर, वही ओम्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। फिर वही 1 ओम को डिफाइन करो, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ डिवाइस अक्रॉस विच व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इट अलाउज 1 एम्पियर ऑफ करंट। सब कुछ ठीक है, चलिए ठीक है। फिर हम लोग एक, ये तो हमारा रेजिस्टर हो गया था, रेजिस्टेंस हो गया था। अब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या था बेटा, वो एक ऐसा डिवाइस था विच रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। मतलब करंट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो बिना पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स चेंज किए हुए। मतलब अगर आप इंडिया में हो
220 वोल्ट का पावर सप्लाई लाइन है, तो उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको आई को कम ज़्यादा करने के लिए। आप रेगुलेटर से आई को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये वाले एग्जाम्पल वही हो गया फैन का रेगुलेटर, ठीक है सर। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखे थे। फिर हम लोगों ने देखा था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स। सर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता? क्या है? लेंथ के ऊपर कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया के ऊपर कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैथमेटिकली आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो रहा था मेरा। वैसे मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता था, बट अपन उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं करते थे। तो देखिए आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे रो क्या है, कॉन्स्टेंट है अगेन, ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अगर मैं इसको देखो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बोलूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि एक गिवन टेम्परेचर पे एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी सेम ही रहने वाली है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉपर वायर लिया है, आज कुछ है कल कुछ और रहेगा, या काट दिया तो कुछ और रहेगा, खींच दिया तो कुछ और रहेगा, सर्कल में गठान बांध दिया तो कुछ और रहेगा, नहीं, एक है वही की वही रहेगी। टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, या मटेरियल चेंज हुआ तो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रो होती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब रो का फॉर्मूला अगर देखो तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाएगा, इधर उधर करके ऐसा यूनिट निकालो तो ओम मीटर होगा। अब रो देखिए आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया और लेंथ मेरी कांस्टेंट हो तो इसका बेसिक मतलब क्या हो रहा है कि अगर मेरा रो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ जाएगा। इसलिए इंसुलेटर्स का रो इन रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है और कंडक्टर्स का बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट हम देख चुके हैं, ओम मीटर है, रट के चलिएगा, आपको याद यानी वो डिराइव करना नहीं है तो ठीक है। अब हम लोग रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन देखते हैं। बेटा इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है सर। फिर हम लोग रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की डिफरेंस देखा था। एक आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, एक ऐसा यूनिट बोल सकते हैं, और तीसरा क्या, रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, रेजिस्टेंस चेंज होती है। सर कैसे चेंज हो जाएगी? तो लेंथ चेंज करोगे तो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करोगे तो भी होगा। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखा था, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स वगैरह समझते हो। बस इसमें ये जो एरिया वाला देखा था, कहाँ गया, हाँ ये रेडियस वगैरह वाला, तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप ये चीज़ याद रख सकते हो। तो ये देखिए हमें पता है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, मतलब क्या हो गया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पाई आर स्क्वायर के, मतलब क्या हो गया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के स्क्वायर से। अब रेडियस का स्क्वायर बोलो, डायमीटर का स्क्वायर बोलो, एक ही होगा, चल जाएगा। तो मतलब अगर रेडियस को ट्वाइस किया तो मेरा आर 1/4 हो जाएगा, और रेडियस को 1/3 किया तो आर 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। यही सेम चीज़ हमारी डायमीटर के साथ भी होगी। चलिए ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं, ऐसे हीटिंग डिवाइसेस जो होते हैं, उसमें मेजरली हम अलॉय यूज़ करते हैं। उसके रीजन हमें दिए थे, क्या पहला रीज़न ये था सर, क्योंकि जो हमारे अलॉय होता है उसका रेजिस्टिविटी कंपेरेटिवली हायर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जिनसे बन रहा है उससे, इसके लिए एक ये था। और दूसरा क्या था सर, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होता है इवन एट हाई टेम्परेचर। तो एग्जाम्पल क्या देखे थे, एक बल्ब का देखे थे कि टंगस्टन यूज़ होता है, और दूसरा क्या देखे थे, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स में कॉपर एंड एल्यूमिनियम के यूज़ हो जाते हैं। चलिए ठीक है। फिर क्या था, फिर कुछ नहीं, हमने बेसिक अलग अलग न्यूमेरिकल्स देखे थे एनसीईआरटी के, आर इज इक्वल टू रो एल बाई के कुछ क्वेश्चन हमें रुलाया था, बट ठीक है सर कर लिया हम लोगों ने। चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं खूब देर बाद रिविजन के इसमें। चलिए टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम लिख लीजिए, कुछ लिखना नहीं, अगेन आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। सर मतलब क्या हुआ, मतलब एक अकेला रेजिस्टर नहीं है ना, कि अकेला नहीं है, एक से ज़्यादा है। अब इसको आप अलग अलग तरीक़ों से जोड़ पाओगे। तो हम लोग वैसे दो तरीके देखने वाले हैं। सर कौन से तरीके बता देता हूँ। एक तरीका हम लोग देखने वाला है सिस्टम जोड़ने का, सीरीज़ में जोड़ना। दूसरा देखने वाले हैं हम लोग पैरेलल में जोड़ना। पढ़ा है ना, किसको सीरीज़ में जोड़ते थे, एम मीटर या वोल्ट मीटर, एम मीटर को, अब पैरेलल को किस में, सर वोल्ट मीटर को। अब देखो सीरीज़ का मतलब क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, क्या समझा दूंगा क्या हुआ है। सीरीज़ में जोड़ना मतलब एंड टू एंड ज्वाइन करना, ठीक है। और पैरेलल में करना मतलब बिटवीन 2 पॉइंट्स ज्वाइन करना। सर इसका मतलब क्या हुआ, बेटा बचपन में संकल के लिए कि अपन एक को हाथ लगाते थे, फिर उसके साथ हाथ पकड़ लेते थे, फिर वो किसी और करता था, तीनों हाथ पकड़ पकड़ चलते थे। मतलब मान लो पहले आप ये आप हो, आपने एक को आउट किया तो वो दूसरा आपका हाथ पकड़ चला, फिर आपने उसने किसी और को आउट किया तो सॉरी, तो वो तीसरे को पकड़ के चलने वाला था हमारा, ये देखिए ऐसे, फिर आपका और आगे जोड़ के चलना शुरू हो गया। ये इसे बोलते हैं सीरीज। देखो ये यहाँ का एंड यहाँ के एंड से जुड़ गया,
यहाँ का एंड यहाँ का एंड से जुड़ गया है, यहाँ का एंड यहाँ का एंड से जुड़ गया है, ये एंड टू एंड है। ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया है सीरीज। तो फिर सर पैरेलल क्या होगा, देखो पैरेलल क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट्स, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, पूरे रेजिस्टर्स इन दो पॉइंट के बीच में लगे हुए। तो मतलब कैसा, देखो एक तो ये रेजिस्टर हो गया, दूसरा ये रेजिस्टर हो गया, तीसरा ये रेजिस्टर हो गया, ऐसा आप 1 करोड़ रेजिस्टर भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। ये कौन से हो गए, ये हो गया पैरेलल वाला। अब देखो एक बार मैं ना वो रे डायग्राम सॉरी, ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम वाला वापस बता रहा हूँ। याद करो कुछ ऐसा था, हमारा एक रेजिस्टर बना हुआ था, यहाँ पे कहीं तो भी की था मे बी, यहाँ पे हमारी बैटरी थी कुछ तो भी ऐसी तामझाम की, यहाँ पे हमने एक एम्प मीटर लगाया हुआ था और इसके अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ था। ये पॉजिटिव इससे निकला, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ऐसा कुछ हमने बताया हुआ था, याद है। अब देखो ये आपका एम्प मीटर दिख रहा है, ये सीरीज में कनेक्ट हुए हुए, एंड टू एंड ज्वाइन हुए हुए। और ये देखो ये वोल्ट मीटर, ये देखो एम्प मीटर देखो रजिस्टर के, आपको यहाँ के अक्रॉस ज्वाइन करते मेजर करना था ना करंट, देखो रजिस्टर के अक्रॉस सीरीज में ज्वाइन दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है। और ये चीज़ अब आप वोल्ट मीटर की देखिए, ये वोल्ट मीटर अपना देखिए, ये 2 पॉइंट से बीच में रजिस्टर भी है ये वाला, और हमारा वोल्ट मीटर भी है, पैरेलल में दिख गया आपको। समझा लाइफ में क्या चल रहा था, यही आपको स्टार्टिंग से बता रहा था मैं कि आपका एम्प मीटर सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। फाइन, अब मैं आपको कुछ एक रे डायग्राम बना के दिखा, रे डायग्राम क्यों बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, एक डायग्राम बता के दिखा रहा हूँ आपको मैं, आप वो देखिए। चलिए ठीक है, सीरीज कनेक्शन है, तब देखिए इस चीज़ को मैं फिर आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं। ये देखिए मान लीजिए 3 रजिस्टर्स है मेरे पास, एक ये और एक ये है। मैं 3 रजिस्टर्स है, कुछ नाम देता हूँ इनको, R1 R2 R3। एक एम्प मीटर लगा दिया मैंने, अब एक आधा की भी लगा देता हूँ मैं मस्ती में, ठीक है। अभी वोल्ट मीटर नहीं लगा रहा बेटा मैं जानबूझ के। अभी एक चीज़ समझिए, अभी जो ये रीडिंग दिखाएगा मुझे नहीं पता, मान लेते 10 एम्पियर दिखा रहा है, मान लेते अभी कितना दिखा रहा है, 10 एम्पियर दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने ये इसको यहाँ से हटा दिया, अब इसको इन दोनों के बीच में लगा दिया मैंने, यहाँ पे कितना दिखाएगा वो बेटा, यहाँ पे भी वो 10 एम्पियर ही दिखाएगा। चलिए ठीक है, फिर नहीं तो यहाँ लगा दिया होता तो यहाँ कितना दिखाता, यहाँ पे भी 10 ही दिखाता। नहीं सर मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे कितना दिखाता, तो यहाँ पे भी 10 ही दिखाता हूँ। मतलब देखो सीरीज कनेक्शन में आप एम्प मीटर को कहीं पे भी लगा दो, आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कि यहाँ लगा दो, कहीं पे भी लगाओ, आपका करंट सेम ही आने वाला है। मतलब सीरीज कनेक्शन में क्या चीज़ कांस्टेंट रह जाती है हमारी, सब रेजिस्टर्स के थ्रू करंट। ये लिखने वाला हूँ, अभी आप रुक जाओ, आपको अपने नोट्स में भी क्लियरली तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, अब बिल्कुल टेंशन मत लो, रुक जाओ बेटा। सीरीज कनेक्शन में हमने क्या देख लिया, करंट हमारा रहता है कांस्टेंट, यहाँ तक है फाइन है, कोई इशू तो नहीं यहाँ तक है, पक्का करंट रिमेन्स कांस्टेंट। अब मैं एक छोटा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। करंट को एक काम करो, जो इलेक्ट्रॉन्स था ना उससे कार समझ लो, कार गाड़ी, अपनी गाड़ी निकल रही है, मान लो यहाँ से 100 गाड़ियाँ निकली मेरी, मैं यहाँ पे एम्प मीटर रखा हुआ हूँ, तो मेरी 100 गाड़ी की 100 गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है। नहीं सर आपने वहाँ पे नहीं, आपने यहाँ पे रखा था मान लो, तो यहाँ से जो 100 निकली, 100 100 100 100 100 100 100 ये पूरी यहाँ तक 100 पहुँची, यहाँ पे 100 पहुँची, इसके थ्रू भी 100 गई, अभी भी यहाँ से भी 100 ही जाने वाली है, तो वहाँ पे भी रीडिंग 100 ही आने वाली है। नहीं सर मेरा तो यहाँ पे था, तो बेटा सेम तरीके से यहाँ से जो निकली है 100 गाड़ी है, यहाँ तक के अंदर वापस 100 ही घुसने वाली है। या फिर नहीं सर मैं तो यहाँ लगाता, तो वही सेम बेटा 100 निकली है, यहाँ से भी ऐसी 100 की 100 जा रही है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपका करंट पूरा का पूरा जो है रजिस्टर्स, यानी ये इसके थ्रू बोलो या इसके थ्रू बोलो या इसके थ्रू बोलो, तीनों के थ्रू रेजिस्टेंस आपका जो भी है ना, तीनों की वैल्यू अलग अलग है, एक का 5 ओम, एक का 2 ओम है, एक का 5 कुछ 11 ओम है मान लीजिए, बट तीनों के थ्रू करंट इक्वल गया। जैसे 10 एम्पियर में रैंडम मान के चल रहा था, कितना गया आपका पूरे के थ्रू, 10 एम्पियर गया है, समझा। तो सीरीज कनेक्शन में करंट क्या रहता है, करंट रहता है सर कांस्टेंट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत काम कीजिएगा, भी डेरिवेशन में भी बहुत काम में आने वाली है। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। ये तो मान लो ये हमारा करंट का था, बिल्कुल बात सही है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की, अगर मैंने इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया, कुछ V1 नाम दे दिया,
इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया, इसका नाम V2 दे दिया, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया, इसका नाम V3 दे दिया। तीनों के रीडिंग देखा, बेटा तीनों की रीडिंग अलग अलग आ सकती है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि तीनों की रीडिंग सेम ही होनी चाहिए। हो सकता है इसका 2 वोल्ट आ जाए, रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ, हो सकता है इसका 3 वोल्ट आ जाए, हो सकता है इसका 5 वोल्ट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अब रादर अगर मैं एक वोल्ट मीटर पूरे के अक्रॉस अगर लगा देता ना, सॉरी V ओवरऑल पूरा तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस, देखो ये V1 जो था वो सिर्फ R1 के अक्रॉस है, V2 R2 के अक्रॉस है, V3 R3 के अक्रॉस है। वैसे ही अगर मैं V पूरे सीरीज के अक्रॉस एक साथ लगा दूंगा अगर, तो आपको बताए कितना होगा बेटा, वो तीनों के सम के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कितना देने लग जाएगा, मेरा 10 वोल्ट देने लग जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सीरीज में V ओवरऑल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऑब्वियसली अगर 3 जोड़े तो 5 जोड़े तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 होता। समझा है क्या हुआ है? तो हमने क्या देखा, सीरीज में करंट हमारा कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल रेजिस्टर के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस का सम है। पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ तक फाइन है बेटा, ये चीज आपको रटी हुई चाहिए। क्या सर? सर हमारा करंट कांस्टेंट है सीरीज में और पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल इसका सम है, V1 प्लस V2 प्लस V3 V ओवरऑल है। इतनी चीज पता हो तो आपको फिर डेरिवेशन में बहुत ईजी होने वाला है। अब डेरिवेशन हम सीरीज का देखने के पहले हम लोग पैरेलल का एक बार वापस से यही चीज समझ लेते हैं। चलिए ठीक है सर, पैरेलल का समझ लेते हैं। पहले तो वही पैरेलल का डायग्राम, बेटा जरूरी नहीं है 3 ही हो, 3 से ज्यादा हो सकती है, 2 भी हो सकती है। मैं समझाने के लिए 3 बनाता हूँ, ठीक है सर। यहाँ पे वही एमीटर, यहाँ पे अपनी बैटरी मान लो, यहाँ पे अपनी की, इसका नाम कुछ मान लो R1 R2 R3। पहले सिर्फ और सिर्फ हम लोग करंट की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। वही अब मैं वैसे ही आपको समझाता हूँ। एक काम करता हूँ मैं सर, कैसे कि हमारी यहाँ से मान लो 100 गाड़ियाँ निकली है, ठीक है। तो सर यहाँ से कितनी गई होगी? 100 गाड़ियाँ गई होगी। सर मान लेते अभी के लिए ये है 100 एम्पियर्स, ठीक है। ये देखो 100 यहाँ से यहाँ ये पॉइंट तक कितनी आ गई है? 100 आ गई है। अब क्या? अब बेटा यहाँ पे भी 100 जाएगी, यहाँ पे भी 100 जाएगी, यहाँ पे भी 100 जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टोटल मिला के 100 गाड़ियाँ, 300 गाड़ियाँ कैसे हो जाएगी वो? सर नहीं है ना। आप ऐसा मान लो एक पॉइंट पे फिर 3 डाइवर्जन आ चुके हैं, 100 गाड़ियाँ आई थी। अब बेटा कुछ गाड़ियाँ यहाँ, कुछ गाड़ियाँ यहाँ, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे ऐसा स्प्लिट होने वाली है। मतलब बेटा अब अलग अलग अमाउंट ऑफ कार्स जाना शुरू हो जाएगी। देखो हो सकता है 33 कार्स 33 कार्स 33 कार्स 33.3 33.3 33.3 चले जाए, पर जरूरी है तीनों जगह से इक्वल जाएगी। मे बी मैं रैंडमली अगेन वापस आपको कह रहा हूँ, रैंडम चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है कि यहाँ से 10 कार्स गई हो, मतलब बेसिकली यहाँ से 10 कार्स गई हो, यहाँ से मे बी 30 कार्स गई हो, और मे बी यहाँ से बची कुची 60 कार्स गई हो। सर 60 जाएगी आखिरी में नीचे से, क्यों सर? 100 थी ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे 100 थी, यहाँ पे 10 गई है, कहाँ पे सर? यहाँ पे 10 गई है, यहाँ पे 30 गई, तो बची कुची 60 यहाँ गई होगी। सर मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस तो बिल्कुल भी सेम नहीं हो रहा है। परफेक्ट, आपने एक चीज़ तो समझ लिया है। मतलब सर अगर मान लो मेरा ओवरऑल करंट आया था तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा। किसमें? पैरेलल में। मतलब पैरेलल में ओवरऑल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स अक्रॉस ईच रेजिस्टर, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगर यहाँ पे सम हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? जैसे वहां पे करंट कांस्टेंट था, पोटेंशियल डिफरेंस सम था, वैसे यहाँ पे करंट सम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होने वाला है। परफेक्ट। तो देखिए इसका मतलब ऐसे एक और मैं समझा दूं, अगर मैं यहाँ पे एक एमीटर लगाता, यहाँ पे एक एमीटर लगाता, यहाँ पे एक एमीटर लगाता, A1 A2 और A3 ऐसे कुछ 3 एमीटर्स लगाया था, तीनों की रीडिंग अलग अलग लगाती, बट तीनों की रीडिंग का सम इसके बराबर हो जाता था हमारा। फाइन। तो वही चीज़ मैंने लाल पेन से लिखी है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। अब क्या है? अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। बेटा अगर आप वोल्टमीटर यहाँ पे लगाओ, या वोल्टमीटर आप यहाँ पे लगाओ, या वोल्टमीटर आप यहाँ लगाओ, या वोल्टमीटर आप यहाँ पे लगा लो, ये चारों में से कोई भी लगा लो, आपकी रीडिंग सेम ही आने वाली है। इसका मतलब पैरेलल में क्या होने वाला है? पैरेलल में सर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है, V कांस्टेंट रहने वाला है।
समझे ये चीज क्या हुई है? तो बेसिकली सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल का सम हो जाता है, और पैरेलल में इस चीज का चेंज हो जाता है। मतलब क्या होता है, करंट इंडिविजुअल का सम हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है कांस्टेंट। आई होप आपको इतनी चीज अच्छे से समझी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। सर आप तब से बोलो डेरिवेशन करेंगे, किस चीज का करेंगे, पहले समझाता हूं मैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर कुछ रेजिस्टर्स में सीरीज में लगे, फॉर एग्जांपल ये ऐसे कुछ है, ये 3 ओम है, ये 7 ओम है, ये 2 ओम है, ऐसे कुछ लगे, तो इन सब का मिला के कितना कितना रेजिस्टेंस हो रहा है मेरा, ये सीरीज केस में देखने वाले हैं। वैसे ये चीज हम लोग पैरेलल में देख लेंगे, ठीक है। 3, 7 और 2 या कोई भी और है, R1, R2, R3 बोलो, या फिर मैं तो रैंडम नंबर लेने का था। 3, 7 और 2 मेरे पैरेलल में अगर लगे हुए हैं, तो मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो रहा है ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है। हम सीरीज का डेरिवेशन आज देखने वाले हैं, कल हम पैरेलल का डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है सर। तो डेरिवेशन काम का है क्या बेटा, बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है सर। देखो आपको क्वेश्चन कैसा आता है, फॉर 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 क्या बोलते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ऐसा करके कुछ आ जाएगा। आपको 3 बोला तो 3 ही लेना पड़ेगा, आपको 4 बोले तो R1, R2, R3, R4 लेना पड़ेगा, 2 बोला तो R1 एंड R2 ही लेना पड़ेगा। मेजरली 3 बोलता है, 3 बोले या 300 बोले, सेम तरीके से डिराइव करना है। पहले बनाना है आपको एक डायग्राम, रे डायग्राम नहीं बनाना है आपको एक डायग्राम बनाना है इस चीज़ का, सर्किट डायग्राम। तो ठीक है सर, तो 3 आपने सीरीज में बोला तो एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसको कुछ भी नाम दे दिया मैंने अभी, R1, R2, R3। अब देखिए, करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर हो गया, पोटेंशियल, ये फिर ये सोर्स के लिए हमारी एक बैटरी हो गई है। सर एक हज़ार की भी मस्ती बना लिया अपन लोगों ने, ठीक है सर। अब इसके बाद में सर एमीटर तो एक ही, और वोल्ट मीटर में कुछ 3 लगने वाले हैं सर, हर एक के अक्रॉस एक एक एक, मतलब देखो एक काम का तो ऊपर बनाता हूँ, ये इसको मेजर करने के लिए V1 लगने वाला है वोल्ट मीटर, दूसरे को मेजर करने के लिए V2, तीसरे को मेजर करने के लिए V3 लगने वाला है, ठीक है सर। तो बना देता हूँ मैं V2 और ये है V3, और पूरे का मेजरमेंट भी तो लगेगा, तो ठीक है सर। तो ये पूरे के लिए एक V वोल्ट मीटर और एक लगा लिया मैंने। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव मार्क करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी देखो ऐसा जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट यहाँ से आया, यहाँ से घुस गया। फाइन, याद करो सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता था, करंट कांस्टेंट रहता था, और पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता था, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता था। ये कौन सा कनेक्शन है सर, सीरीज है। कांस्टेंट क्या रहने वाला है, करंट रहने वाला है। तो करंट पूरे के पूरा सर्किट में कुछ मान लो, क्या, लेट करंट अक्रॉस द सर्किट बी आई, ये ठीक है, पूरे सर्किट में आई है। मतलब आप ये एमीटर की बात करोगे तो भी आई यहाँ से जा रहा है, आप ये रजिस्टर की बात करो तो भी आई, ये रजिस्टर से भी आई, और ये रजिस्टर से भी आई करंट जा रहा है, ठीक है, कोई इशू है नहीं। बट देखो आपको ये चीज पता है, सब जगह का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहने वाला है। तो लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 बी क्या कहते हैं V1, अक्रॉस R2 बी V2, एंड अक्रॉस R3 बी V3। देखो ये R1 के अक्रॉस इसकी रीडिंग मैंने V1 मानी है, R2 के अक्रॉस इसकी रीडिंग मैंने V2 मानी है, ठीक है सर, एंड R3 के अक्रॉस इसकी रीडिंग मैंने V3 मानी है। ये चीज समझ में आ रही है आपको, ये बेसिक चीजें लिखा है मैंने। और ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस B पूरा का, मतलब सर ये जो सबसे ऊपर जो लगा हुआ है ये वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग मैंने V मान दी है, ठीक है सर। यहां तक कोई इशू नहीं। अब याद है अपन ने क्या सीखा था, सीरीज में इंडिविजुअल का पोटेंशियल डिफरेंस का सम इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सिंस द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज implies V टोटल कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इस चीज को मैंने इक्वेशन में 1 मार्क कर दी। देखो बेटा कुछ नहीं, अभी तक के समझाने वाली चीज कुछ थी नहीं। आई कांस्टेंट है वो मैंने इंग्लिश में लिख के दिया कि पूरे आई कांस्टेंट है, उसको आई मान लो।
फिर हर एक के अलग 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 पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको V1 V2 V3 मान लो बोला है, और टोटल के अक्रॉस V मान लो बोला है। ये चीज मैंने इंग्लिश में बस लिख के दी है, जो आपको पहले समझा रहा था, और फिर जो आपको पहले बता दिया था कि मैथमेटिकली V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, वो उत्तर लगवा दिया, उसको इक्वेशन में 1 मार्क कर दिया, कोई इशू। अब देखिए, अब ये सिर्फ R1 को देखिए भैया, ये इसको, ये इतने पोर्शन को देखिए, इसमें से कितना करंट जा रहा था, करंट जा रहा था I, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V1, रेजिस्टेंस कितना है R1। तो ये इन तीनों के बीच में एक रिलेशन पता है, ओम बाबा ने दिया था क्या, V इज इक्वल टू IR वाला, तो परफेक्ट, अपन अब ओम्स लॉ अक्रॉस अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस रेजिस्टर R1, क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I R1, V इज इक्वल टू IR होता है ना, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V1 था, उसके अक्रॉस करंट कितना था, I था, वो कितना रेजिस्टेंस का था, R1 का था, तो V1 इक्वल टू IR1 हो गया। ठीक है सर, इसको सेकंड इक्वेशन, वही अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस रेजिस्टर R2, तो वैसे V2 इक्वल टू I R2 हो गया, अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस रेजिस्टर R3, V3 इक्वल टू I R3 हो गया, और पूरे सर्किट के अक्रॉस अगर लगाना है मुझे, अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस होल रेजिस्टर, होल सर्किट मान लो, देखो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, करंट कितना था I, रेजिस्टेंस को मैं अभी R सीरीज बोल रहा हूँ कि सीरीज में लगे हुए थे, या R इफेक्टिव, कि ये तीनों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इफेक्टिव बोलो, या कई लोग R सीरीज लिख देते हैं, तो R सीरीज बोल देता हूँ, चलो ठीक है। अब देखो, मुझे V1 की वैल्यू पता है, V2 की वैल्यू पता है, V3 की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, तो अगर मैं मान लो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 3 4 5 इन 1 कर दूं, मतलब देखो ये सब V की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर मैं डाल दूं तो क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाइज, देखो V की जगह क्या लिखूंगा मैं, I R सीरीज इज इक्वल टू V1 की जगह पे I R1, V2 की जगह पे I R2, V3 की जगह पे I R3, देखो I R सीरीज इज इक्वल टू, तीनों में से I कॉमन निकल जाएगा, ठीक है सर, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और ये I और I मेरा कट गया, तो विच इम्प्लाइज R इफेक्टिव बोलो, R सीरीज बोलो, या R और नीचे से S बोलो, जैसा भी आप लिखते हो, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेसिकली हुआ क्या, हमारे जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, हम लोग का था 2, एक का था 3, एक का था 5, तो तीनों रेजिस्टेंस का इफेक्टिव क्या हो जाएगा, सिंपली एडिशन हो जाएगा, जब 2 प्लस 3 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा 10। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरा मान लीजिए ये 2 ओम था, ये 3 ओम था, ये 5 ओम था, इन तीनों को रिप्लेस करके एक ही रेजिस्टर लगाना है, तो कितने का लगा दूंगा मैं, 10 ओम का, तो मेरे करंट में कोई चेंज आएगा ही नहीं सर। समझा रहे क्या हुआ इस चीज पक्का। देखो एक बार क्या हुआ, ये देखो मेरा ना, मैंने सर्किट ऐसा बनाया, 3 रेजिस्टर सीरीज में लगाया था, सबसे ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया था, पूरे केस में एक वोल्टमीटर और लगा दिया था, करंट मैंने मान लिया था आए जा रहा है, हर जो पैक 3 का क्रॉस तो V1 V2 V3 में V मान लिया था, पूरे का V मान लिया था सर, सीरीज में तो करंट कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग अलग रहेंगे, और पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस में V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। फिर एक एक रेजिस्टर के अक्रॉस मैंने क्या लगाया, ओम्स लगाया, पहले V1 के अक्रॉस लगाया सर, R1 के अक्रॉस, सॉरी R1 के अक्रॉस लगाया, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, करंट I, रेजिस्टेंस R1, तो V1 इक्वल टू I R1, वैसे बच्चे दो जगह की जगह पर लगाया, तो V2 इक्वल टू I R2 और V3 इक्वल टू I R3, फिर पूरे सर्किट के अक्रॉस लगा दिया। नहीं देखिए ये पूरा का पूरा सर्किट है मेरा, उसके अक्रॉस लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैंने RS मान लिया, या R सीरीज मान लिया, या R इफेक्टिव, जो बोलना चाहो मान सकते हो, करंट तो I था ही, तो V इज इक्वल टू I R सीरीज हो गया। अभी चारों इक्वेशन को, पहली इक्वेशन कौन थी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो जैसे ही किया I को कॉमन निकले काटा, तो R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। अब अगर आप देखोगे मैंने एग्जांपल जो लिया है 2, 3 और 5 का, इन तीनों को सीरीज में करते इफेक्टिव भी कितना आ गया मेरा, 10 आ गया, मतलब सबसे बड़े से भी बड़ा आ गया। देखो अभी आज ये चीजें जो बोल रहा हूँ शायद से बहुत से समझ में ना आए, अपन जब कल पैरेलल का देखेगा तब आपको और की क्लैरिटी आएगी। फिर अपन डिसएडवांटेज भी देखने वाले हैं सीरीज के, और पैरेलल के एडवांटेज,
सर सीरीज में डिसएडवांटेज है क्या? हाँ बहुत सारे, अपन देखेंगे कल कंपैरिजन में देखेंगे सीरीज और पैरेलल। पहले कल हम पैरेलल डिराइव करेंगे उसके बाद। तो अभी हमको ये आर सीरीज से समझ में आ गया। अब एक और बताता हूँ आपको, मान लो मैंने कुछ 6 रेजिस्टर्स 2 ओम के सीरीज में लगाए, मतलब क्या था ये 1 2 3 4 5 6, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम के टोटल कितना हो जाएगा? वो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार करो 2 ऐड 6 टाइम, तो सर टोटल कितना आ रहा है हमारा 12 ओम्स आ रहा है। तो बेसिकली आपने क्या किए, जितना था उसको जितनी बार आपने सीरीज में लगाए हो उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगर यही मेरे, चलिए काम करते क्वेश्चन से, अगर यही मेरे n रेजिस्टर ईच ऑफ r ohm are connected in series, तो मेरा इफेक्टिव कितना हो रहा है n इंटू आर। तो नहीं समझाइए, देखिए आप समझ, ये n मतलब देखो अभी के लिए मेरे 6 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम कनेक्ट किए थे मैंने सीरीज में, तो ओवरऑल कितना आया था 12 आया था। तो वही n यानी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, r मतलब ईच का वैल्यू है, उसको सीरीज में कर रहा हूँ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यही अगर मान लो मैंने 15, चलो दूसरे पेन से लिखते हैं, मैंने मान लीजिए कुछ 15 रेजिस्टर्स लगा दिए होते हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम लगा दिए होते हैं, तो कितना होता इफेक्टिव रेजिस्टेंस? तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 150, परफेक्ट। तो वही बता रहा हूँ मैं, देखो ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, आपको सिर्फ इसलिए रट के रखना है कि आपको कई जगह पे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, वरना आप देसी तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आपको क्लैरिटी है ना बेटा? अपन ने क्या पढ़ा आज? अपने पहले सीरीज का डेफिनेशन और पैरेलल का डेफिनेशन देखा। सीरीज क्या आता है? एंड टू एंड, पैरेलल था बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिर हम देखा सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर का सम टोटल के बराबर हो जाता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, करंट का सम अक्रॉस ईच रेजिस्टर सबका ओवरऑल के बराबर हो जाता है, ठीक है। फिर हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस इन सीरीज कनेक्शन देखने की कोशिश की, डेरिवेशन देखा उसका पूरा का पूरा। तो हमें क्या मिला फाइनली कि सर हमें मिल गया था ये चीज़ कि सर आर सीरीज इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। ये और भी आ सकता था, R4 + R5 + R6, तो R 1 करोड़ तक है, कितना भी आ सकता था। ये हमने सीरीज का देखा। फिर हमने क्या देखा, सीरीज में बड़े जो वैल्यू है उससे भी बड़ा ओवरऑल मेरा रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट बढ़ा दे रहा है सीरीज, ठीक है। पैरेलल का अपन कल देख लेंगे। फिर देखा अगर n रेजिस्टर्स लगाया, ईच सबकी वैल्यू सेम है R के बराबर, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है n इंटू आर। यहाँ तक आपको क्लैरिटी है ना? ट्रस्ट में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं बेटा। सिर्फ अब आपको क्या करना है, आज जाके जो आपके नोट्स है उसमें से भी आप एक बार सीरीज का इतना पढ़ लीजिएगा, उसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज कुछ नहीं पढ़ना है अभी, आपको सिर्फ उसका डेरिवेशन अच्छे से देखना है और 2 पॉइंट्स दिए हुए नोट के, आपको नोट के पॉइंट्स अच्छे से देखना है। तब फिर क्या करना है बेटा, वो डेरिवेशन को एक बार आप 1-2 बार पेन पेंसिल से अपना कर लीजिए। आपने आज कर लिया, 3 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। फिर आपको कई बार होता है कि डिराइव करने बोल देता है, प्लस एक छोटा सा उसका न्यूमेरिकल दे देगा कि 4, 5 और 6 ओम से 3 रेजिस्टर सीरीज में लगाए, बताओ कितना इफेक्टिव सीरीज हो जाएगा, यानी कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो तो आप फट से बता सकते हैं। ठीक है गाइस, इतना कर लोगे? चलिए, थैंक यू गाइस।